हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट लर्निंग। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10th जो हमारे बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं उनके बारे में। आज से हम इतिहास का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करेंगे, एक एक टॉपिक के बारे में। हर चैप्टर का काफ़ी बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन करने वाले हैं, बिना रटे बिना कुछ किए आप लोगों को याद होने वाला है। बस कहानी को आप लोग अच्छे से समझते जाइएगा और साथ ही साथ नोट्स भी बनाते जाइएगा ताकि एक बार पुनः आप लोग दोबारा रिवीजन अच्छे से कर सकें। बस बाकी इतिहास आपके दिमाग में बैठ जाएगा। इसको बस बारीकी से और अच्छे से शांतिपूर्ण तरीके से इसको सुनने का प्रयास कीजिएगा और साथ ही साथ नोट्स भी तैयारी करते रहिएगा। तो कॉपी पेन लेकर के रेडी कर लीजिए। चलिए चालू करते हैं इसके क्लास को और देखते हैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन की कैसे हिस्ट्री को हम काफ़ी अच्छे से याद करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि यूरोप में राष्ट्रवाद। पहला चैप्टर यही है कि यूरोप में राष्ट्रवाद। ठीक है, यूरोप तो हमारा एक देश हो गया, लेकिन यूरोप में राष्ट्रवाद इसका मतलब क्या होता है? तो राष्ट्रवाद सबसे पहले जानना हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जब हम यूरोप में राष्ट्रवाद के बारे में पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले ये पढ़ें कि राष्ट्रवाद क्या होता है। तो राष्ट्रवाद का सीधे सीधे हमने यहाँ पे डिफिनीशन दे दिया है और ये क्वेश्चन पूछा हुआ भी है और फिर ये हमेशा पूछते रहता है कि राष्ट्रवाद किसे कहते हैं। तो राष्ट्रवाद अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम है और राष्ट्रवाद अपने राष्ट्र के भौगोलिक, सांस्कृतिक और समाज में रहने वाले लोगों में प्रेम और एकता की भावना है और इसी को हम लोग राष्ट्रवाद के नाम से जानते हैं। सीधे तौर पे कहें तो अपने राष्ट्र के प्रति जो हम प्रेम और भावना प्रकट करते हैं उसी को राष्ट्रवाद कहा जाता है। दूसरा चीज़ कि ये राष्ट्रवाद की भावना क्या होती है, तो इसके बारे में बात करें तो ये राष्ट्रवाद की भावना क्या होती है और ये कब जागृत हुई, ये तो आपको पता चल गया कि राष्ट्रवाद की भावना क्या होता है। जो हम अपने देश के प्रति प्रेम और एकता दिखाते हैं वही राष्ट्रवाद कहलाता है, उसी में हमारी भावना निहित होती है। लेकिन जब हम राष्ट्रवाद की भावना के बारे में बात करते हैं कि इसका शुरुआत कब हुआ, कहाँ सबसे पहले ये दिखाई दिया, तो यूरोप में सबसे पहले पुनर्जागरण यानी लोगों में जब जागरूकता उत्पन्न हो रही थी उसी समय यूरोप में इसका शुरुआत हो गया था। लेकिन उसका कोई समय फिक्स नहीं किया गया क्योंकि ये किसी बड़े स्तर पे पुनर्जागरण नहीं हो पाया था और किसी बड़े स्तर पे राष्ट्रवाद की भावना लोगों के समक्ष नहीं आई थी। इसीलिए उस पुनर्जागरण को हम केवल गिनती में रखते हैं, किसी फिक्स डेट के हिसाब से नहीं रखते हैं कि इस तिथि में पुनर्जागरण के समय राष्ट्रवाद की भावना यूरोप में उत्पन्न हुई थी। ऐसा कोई डेट फिक्स हम नहीं किए हैं। लेकिन डेट फिक्स तब हो जाता है जब 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति होता है। वहाँ से ये उभर कर के लोगों के सामने काफ़ी एक बड़े स्तर पे सामने आता है। फिर लोगों को पता चलता है कि ये धरती मेरी माँ है और फिर इस देश के बारे में सोचना हमारा प्रथम कर्तव्य है। और वहीं से ये जो राष्ट्र के प्रति प्रेम और भावना लोगों का प्रकट होता है उसी को हम राष्ट्रवाद की भावना के नाम से भी जानते हैं। आगे जब हम बात करेंगे तो हमको 2 पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो गया कि राष्ट्रवाद किसे कहते हैं, राष्ट्रवाद की भावना का शुरुआत कहाँ से हुआ था। क्वेश्चन पूछेगा कि सन 1789 ईस्वी में कौन सी क्रांति हुई थी, तो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। ये पॉइंट याद रखना है। दूसरा चीज़ कि सबसे पहले जब हम राष्ट्रवाद की भावना के बारे में सोचते हैं तो ये उन्नत रूप से किस क्रांति में प्रकट हुआ था राष्ट्रवाद की भावना, तो ये फ्रांसीसी क्रांति में उन्नत रूप से प्रकट हुआ था और फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी में हुआ था। फिर हम आगे बात करेंगे तो आगे जब हम पढ़ते हैं तो हमको पता चलता है कि यही राष्ट्रवाद 19वीं शताब्दी में, ये जो राष्ट्रवाद की भावना है ये उन्नत रूप से सामने, यानी ये सबसे ज़्यादा उभर के जो आया 19वीं शताब्दी, यानी हम बात करें तो ये सन 1851 के बाद, सन 1851 के बाद ये काफ़ी उन्नत रूप से लोगों के सामने आया। ये भी याद रखना है। सन 1851 के बाद का जो समय तिथि होता है उसको हम 19वीं शताब्दी में काउंट करते हैं और सन 1850 के पहले का जो काल होता है उसको 18वीं शताब्दी में काउंट करते हैं। ये भी आप लोग याद रखिएगा कि शताब्दी को पहचानने का तरीका क्या होता है। शताब्दी जो होता है वो 100 साल का होता है और 10 साल का जो होता है उसको क्या कहते हैं, ये आप लोग फटाक से कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। चलिए हम आगे बात करते हैं कि अब हम यूरोप में राष्ट्रवाद का बात कर रहे हैं। राष्ट्रवाद की भावना देख लिए कब उत्पन्न हुआ था और कहाँ उत्पन्न हुआ था, कैसे उत्पन्न हुआ था। आगे हम बात करेंगे नेपोलियन के बारे में, क्योंकि यूरोप में सबसे पहले हम नेपोलियन के बारे में ही जानना चालू करेंगे। यूरोप में नेपोलियन के आक्रमणों के फलस्वरूप राष्ट्रीयता की भावना भी उत्पन्न हुई थी। ये भी एक सत्य बात है कि
जब बात करते हैं कि राष्ट्रीयता की भावना, यानी राष्ट्रीयता की भावना जब हम देख लिए कि फ्रांसीसी क्रांति में उत्पन्न हुआ, फिर यूरोप में पुनर्जागरण हुआ था, उस समय चालू हुआ, तो फिर ये यहाँ पे कैसे आया, यूरोप में क्या इसका कार्य था। तो नेपोलियन जब आक्रमण किया था यूरोप में, तो उसी के आक्रमण के साथ साथ राष्ट्रीयता की भावना भी उत्पन्न हुई थी, क्योंकि लोगों के दिमाग में आ गया था कि ये नेपोलियन हमारे देश में आक्रमण, इसका करने का उद्देश्य क्या है, और फिर हमारा क्या कर्तव्य बनता है अपने देश और अपने मिट्टी के प्रति और अपने लोगों के प्रति। तो यहाँ से कहीं ना कहीं राष्ट्रीयता की भावना सबसे बेहतरीन रूप से लोगों के समक्ष उत्पन्न हुई, और फिर यहीं से कहा जाता है कि नेपोलियन जब आक्रमण किया था यूरोप में, तो उस समय उसी के फलस्वरूप, उसी के आक्रमणों के फलस्वरूप राष्ट्रीयता की भावना यूरोप में प्रकट हुई थी। जब आगे बात करते हैं तो चूंकि यहाँ पे नेपोलियन के बारे में अब बात करेंगे, क्योंकि नेपोलियन का नाम यहाँ पे आया है। तो नेपोलियन ने जर्मनी और इटली के राज्यों को भौगोलिक परिधि से बाहर कर वास्तविक रूपरेखा और राजनीतिक रूपरेखा प्रदान करने का कार्य किया। ये चाहता था ना कि नेपोलियन का आक्रमण करने का उद्देश्य था कि इटली को अलग कर दें भौगोलिक परिधि से, और जर्मनी को भी अलग कर दें, अलग करके इनको एक वास्तविक और राजनीतिक रूपरेखा दे दें। और यहीं से जब इसका आक्रमण करने का उद्देश्य और सब कुछ सामने आया, तो यहीं से जर्मनी और एकीकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ। यानी जर्मनी और इटली चाहते थे कि हम एक अलग गणराज्य बनाएं, एक अलग ही अपने आप को देश और राज्य के रूप में स्थापित करें। एकीकरण का मतलब होता है कि अकेले एक नया राज्य और नया देश बनाना, उसी को क्या कहते हैं, एकीकरण कहते हैं। आई होप आप लोग एकीकरण का मतलब भी समझ गए होंगे। आगे देखते हैं। तो नेपोलियन के पतन के बाद, चूंकि नेपोलियन का आक्रमण ठीक है, उसने आक्रमण किया, लेकिन उसका पतन हो गया बहुत ही जल्द, यानी वो हार गया, और हारने के बाद वो वापस लौट गया। और जाहिर सी बात है, जब हारा है तो कोई लोग होगा जो जीता भी होगा। तो यूरोप की विजय शक्तियाँ, यानी जो जीतने वाली विजय शक्तियाँ थी, वो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में सन 1815 ईस्वी में एकत्र हुई। अब यहाँ से देखिएगा आप लोग, फटाफट क्वेश्चन कैसे बन रहा है, लगातार क्वेश्चन बनेगा कि नेपोलियन के पतन के बाद विजय शक्तियाँ कहाँ एकत्रित हुई थी, तो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में। अगला क्वेश्चन पूछेगा ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है, वियना में। ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है, वियना। फिर पूछेगा कि विजय शक्तियाँ कहाँ एकत्रित हुई थी, कब एकत्रित हुई थी, तो 1815 ईस्वी में एकत्र हुई थी, और कहाँ पे, वियना में, जो ऑस्ट्रिया की राजधानी है। यहाँ पे लोगों का एकत्र होने का उद्देश्य क्या था, तो उद्देश्य ये था कि, उद्देश्य के बारे में अगर हम बात करें, तो नेपोलियन ने जो युद्ध में लोगों का इतना नुकसान और क्षति पहुँचाया था, तो नेपोलियन के आक्रमणों के पहले का जो स्थिति था, जो नेपोलियन के युद्धों ने अस्त व्यस्त कर दिया था, उसी को पुनः स्थापित करने का उद्देश्य था इस वियना सम्मेलन। यानी ये जो विजय शक्तियाँ एकत्र हुई थी, यहाँ पे यही प्लानिंग करना था कि नेपोलियन ये जो सारा युद्ध करा करके और यहाँ पे अस्त व्यस्त किया है, इसको कैसे पुनः फिर से स्थापित किया जा सके। इसी उद्देश्य से विजय यानी जीतने वाली शक्तियाँ यहाँ पे एकत्र हुई थी। कहाँ पे, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में। फिर यहाँ पे हम बात करेंगे मेटरनिक के बारे में, क्योंकि यहाँ पे चूँकि गौर कीजिएगा आप लोग कि अभी हम सन 1815 ईस्वी को यहाँ पे लाए हैं, और नेपोलियन का पतन हो गया है। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना आया है और ऑस्ट्रिया आया है। तो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में सम्मेलन कराने का क्या उद्देश्य था, और यहीं पे क्यों कराया गया, इसी के बारे में आगे हम जानने वाले हैं। तो यहाँ पे गौर कीजिएगा कि अब हम मेटरनिक के बारे में बात करेंगे। तो मेटरनिक जो है, ये सन 1815 ईस्वी के वियना सम्मेलन की मेजबानी कर रहा था। कौन, मेटरनिक। वियना सम्मेलन की मेजबानी कौन कर रहा था, तो मेटरनिक कर रहा था। वियना सम्मेलन कब हुआ था, तो सन 1815 ईस्वी में। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाते रहिएगा आप लोग फटाफट। और फिर यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात ये हो जाता है कि ऑस्ट्रिया का चांसलर था कौन, मेटरनिक। यानी जब वियना सम्मेलन हो रहा था, तो ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था, मेटरनिक था। और यही मेज़बानी भी किया था किसका, वियना सम्मेलन का। यानी वियना सम्मेलन का मेज़बानी किया ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक। उस टाइम पे मेटरनिक था, और मेटरनिक जो था वो घोर प्रतिक्रियावादी
शासक था, यानी ये घोर प्रतिक्रियावादी शासक था। कौन? मेटरनिख। क्वेश्चन पूछेगा कि मेटरनिख कहाँ का चांसलर था? ऑस्ट्रिया का था। और फिर पूछेगा कि वियना सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ऑस्ट्रिया में हुआ था। और फिर पूछेगा कि अगला क्वेश्चन ये पूछेगा कि वियना सम्मेलन कब हुआ था? तो सन 1815 ईस्वी में। और इसकी मेजबानी कौन कर रहा था? तो चांसलर कर रहा था, जो ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिख था। मेटरनिख कैसा शासक था? तो एक घोर प्रतिक्रियावादी शासक था। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो देखिएगा कर यहाँ पे इस सम्मेलन में ब्रिटेन, रूस, फ्रांस, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रिया ने मिलकर एक व्यवस्था बनाया जिसका उद्देश्य था शांति स्थापित करना। यानी इन लोगों ने एक ऐसा व्यवस्था बनाया जिसके तहत हम पूरे देश में, पूरे यूरोप में शांति व्यवस्था को कायम कर सकें। लेकिन वियना सम्मेलन के बाद नेपोलियन, अब यहाँ पे ये भी पॉइंट याद रखना है कि नेपोलियन का पतन जब हुआ, वियना सम्मेलन हुआ 1815 ईस्वी में, उसके बाद नेपोलियन का काम खत्म हो गया क्योंकि वो तो हार के वापस चला गया। तो नेपोलियन युग का अंत हो गया और मेटरनिख युग का शुरुआत हो गया। यानी मेटरनिख युग का शुरुआत कैसे हुआ आप लोगों को पता चल गया होगा। जैसे ही वियना सम्मेलन हुआ तो ये ऑस्ट्रिया का चांसलर था, कौन? मेटरनिख। और इसके बाद इसी का युग चालू हो गया क्योंकि उधर नेपोलियन का पतन हो चुका है सन 1815 ईस्वी में और वो वापस जा चुका है। तो अब हम मेटरनिख के बारे में बात करेंगे। तो क्वेश्चन पूछता है कि मेटरनिख युग क्या है? ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है और ये बुक में आप लोग देखिएगा तो 3 या 4 नंबर क्वेश्चन नंबर होगा, बुक में पूछा होगा कि मेटरनिख युग क्या है। ये 2 नंबर या 3 नंबर के लिए क्वेश्चन देता है। तो हम कहेंगे इसके प्रश्न का उत्तर कैसे देंगे अपने लैंग्वेज में? तो मेटरनिख अपने समय का सबसे महत्वपूर्ण और प्रतिभाशाली राजनयिक था, यानी एक अच्छा शासक था। उसने यूरोपीय राजनीति में इतनी प्रमुख भूमिका निभाई कि सन 1815 ईस्वी से लेकर के 1848 ईस्वी तक का जो यूरोपीय इतिहास का काल है उसी को मेटरनिख युग के नाम से जाना जाता है। ये सेम कहानी दोहराया जाएगा जब सन 1915 ईस्वी में भारत में गांधी जी आते हैं। सन 1915 ईस्वी में गांधी जी भारत आते हैं और सन 1948 ईस्वी तक, कब तक? सन 1948 ईस्वी तक भारत में ये काम करते हैं। और इस बीच का जो काल है इसी को हम लोग गांधी युग के नाम से जानते हैं। इधर मेटरनिख युग दिखाई दे रहा है। और जब हम आज से 100 साल के बाद बात करेंगे, यानी मेटरनिख युग के ख़त्म होने से 100 साल के बाद चालू होगा गांधी युग, जो 1915, इधर 1815 है और उधर 1915, इधर 1848 है उधर 1948, जब गांधी जी को नथुराम गोडसे के द्वारा मारा जाता है। तो दिखाई दे रहा है कि कैसे मेटरनिख युग और कैसे गांधी युग चल रहा है, ये एक दूसरे के पूरक हैं। यानी कहीं ना कहीं हम पुराने जो देश हैं जो पहले के आज़ाद हुए हैं उन्हीं से कुछ सबक सीख के उन्हीं के कदमों पे चल के शायद भारत भी, और भारत में भी राष्ट्रीयता की भावना जगी और भारत भी शायद अंग्रेज़ों से लड़ करके अपने आप को स्वतंत्र कराया। आगे बढ़ते हैं। आई होप आप लोग मेटरनिख युग समझ गए होंगे। इसको नोट करके फटाफट आप लोग याद कर लीजिएगा ताकि दोबारा आप लोगों को क्वेश्चन आंसर भी ना करना पड़े। साथ ही साथ हम लोग क्वेश्चन आंसर को भी कंप्लीट करते रहेंगे। सबसे शुरू में एक क्वेश्चन करा दिए थे कि राष्ट्रवाद क्या है, राष्ट्रवाद की भावना क्या है। दूसरा यहाँ पे करा दिए कि मेटरनिख युग क्या है। अगला पॉइंट हम देखेंगे तो इटली पर प्रभाव बनाए रखने के लिए इसे कई राज्यों में विभाजित कर दिया गया। अब जो नया शासक बना है वो क्या कर रहा है, दिखाई दे रहा है कि 2 भाग। अब इसका जो 2 राज्य है सिसिली और नेपल्स, इसको बुब्रो वंश का एक सम्राट था फर्डिनेंड, उसको दे दिया। क्यों दे दिया? क्योंकि ये चाहता था कि थोड़ा अलग अलग करके इस पे पूरा बढ़िया से नियंत्रण बनाए रखें ताकि कहीं हंगामा भी ना हो। और 2 शासक रहेंगे, 3 शासक रहेंगे, अलग अलग राज्यों के अलग अलग शासक रहेंगे, तो इसको हम काफ़ी अच्छे से देख के चला सकते हैं। कोई प्रॉब्लम होगा तो इसका आसानी से समाधान निकाल सकते हैं। एक अकेले समाधान निकालना मुश्किल होता है, इसलिए अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग चीफ मिनिस्टर बना दिया जाता है और प्राइम मिनिस्टर एक रहते हैं। अकेले प्राइम मिनिस्टर को देख पाना पूरे देश को असंभव है, इसीलिए
चीफ मिनिस्टर का चुनाव किया जाता है। फिर इसी समय चूँकि इटली और जर्मनी का एकीकरण करना था, ठीक है, इटली पे प्रभाव बना रहे हैं, लेकिन जर्मनी जो था, जर्मनी पे कोई असर नहीं हुआ है। जर्मनी में 39 रियासतों का, यानी 39 अलग अलग रियासतें, जैसे राज्य होता है उसका संघ यहाँ पे कायम रहा है। यानी अगर हम बोल दिए कि उस टाइम पे रियासत चला करता था, 39 राजाओं का संघ जो था वो कायम रहा, यानी 39 जगहों पे अलग अलग राजा रियासत के रूप में राज्यों पे शासन कर रहे थे। पर अप्रत्यक्ष रूप से इस पे ऑस्ट्रिया का अधिकार था। यहाँ पे आप लोग ऑस्ट्रिया कर दीजिएगा, यहाँ पे किसका अधिकार था? ऑस्ट्रिया का अधिकार था। यानी इस पे अप्रत्यक्ष रूप से अधिकार है ऑस्ट्रिया का, लेकिन राज अभी कौन कर रहा है दिखाई दे रहा है? तो कहीं ना कहीं इसमें 39 रियासतों का संघ अभी कायम है। स्थापित किया अधिकार, यानी ऑस्ट्रिया यहाँ पे अब दिखाई दे रहा है अपना अधिकार स्थापित कर लिया, तथा प्रयास किया गया कि इनमें राष्ट्रीयता की भावना न जग सके। अब ऑस्ट्रिया के बारे में गौर कीजिएगा, ऑस्ट्रिया का कहानी लंबे समय तक चलेगा। ऑस्ट्रिया यहाँ पे ये चाहता है कि इटली और जर्मनी पे हमारा अधिकार रहे, अभी अप्रत्यक्ष रूप से ये सिद्ध भी कर रहा है, और चाह रहा है कि इन फ्यूचर आगे आने वाले समय में भी यहाँ पे हमारा ही अधिकार रहे। इसीलिए यह यहाँ पे क्या कर रहा है कि लोगों के अंदर जो राष्ट्रीयता की भावना जगी है, देश प्रेम जगा है, उसको, उस भावना को नहीं जगने देने का प्रयास कर रहा है, उसको दबाने का प्रयास कर रहा है। लेकिन एक बार लोगों में अगर राष्ट्रीयता की भावना जग गई तो उसको दबा पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। आगे देखिए करें यहाँ पे कि लेकिन जल्द ही यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना का प्रसार हुआ, उसको दबाने से कोई अंतर नहीं आया। यानी अगर कोई दबाना भी चाहा, ऑस्ट्रिया जैसे दबाना चाहता था, उसके दबाने से कोई फर्क नहीं पड़ा। अब बहुत ही जल्द यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना का और प्रसार हुआ, जिससे यूरोप के सभी देश लगभग प्रभावित हुए, और इस राष्ट्रीयता की भावना से यूरोप के जितने भी छोटे बड़े देश थे, ऑस्ट्रिया, इटली, फ्रांस, सभी पे एक प्रभाव पड़ा कि हमारे अंदर भी राष्ट्रीयता की भावना जगनी चाहिए, और हमें भी अपने आप को इन क्रूर राजाओं से आज़ादी पानी चाहिए और छुटकारा पाना चाहिए। फिर बात वही कि यहाँ पे फ्रांस आया, और फ्रांस क्यों आया, क्या आया, कैसे आया? तो फ्रांस में वियना व्यवस्था के तहत, वही जो 1815 वियना सम्मेलन हुआ था, उसी वियना व्यवस्था के तहत क्रांति के पूर्व की व्यवस्था को स्थापित करने के लिए बुब्रो राजवंश को पुनर्स्थापित किया गया, तथा यहाँ का राजा बना लुई 18वां। अगर पूछें कि फ्रांस वियना सम्मेलन के बाद फ्रांस का नया शासक कौन बना, तो लुई 18वां बना। अगर आप लोग 9th क्लास अच्छे से पढ़े हों तो वहाँ पे लुई 16वां के बारे में हमने पढ़ाया था। लुई 16वां जो एक बहुत ही बेकार शासक था, वो बहुत ज़्यादा फिजूल खर्ची था, अपने ऐशो आराम के लिए वो जनता के बारे में सोचता ही नहीं था। उसी के ख़ानदान का ये है लुई 18वां। लुई 17वां के बारे में कुछ खास हमको प्रूफ नहीं मिलता है, उसका कुछ खास इतिहास नहीं मिलता है। फिर लुई 18वां आ जाता है 10th क्लास में, और यहाँ पे हमको मिलता है कि इसको राजा बनाया गया। वहाँ लुई 16वां भी बुब्रो राजवंश का शासक था, लुई 18वां भी किस वंश का शासक है, तो ये भी बुब्रो वंश का शासक है। यानी 2-3 क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है कि वियना व्यवस्था के तहत फ्रांस में किस वंश की पुनर्स्थापना की गई? बुब्रो वंश। दूसरा क्वेश्चन कि बुब्रो वंश का वह कौन सा शासक था जो वियना सम्मेलन के बाद फ्रांस में उसको राजा बनाया गया? तो लुई 18वां को राजा बनाया गया था। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले पॉइंट के बारे में। चूँकि लुई 18वां आया है तो इसी के बारे में जो भी नाम आएगा उसको साथ ही साथ हम लोग कंप्लीट करते जाएंगे, ताकि एक भी डाउट ना बच सके। अब इसने क्या किया कि इसने फ्रांस की बदली हुई परिस्थितियों को समझा। ये थोड़ा क्रूर शासक था, थोड़ा अलग शासक था, लेकिन ये समझा परिस्थितियों को। ये नहीं चाहता था कि हम किसी और के हिसाब से काम करें, तो ये बनाया किसी और के द्वारा गया था, लेकिन इसने परिस्थितियों को समझा, लोगों के बीच गया, देखा कि हाँ क्या परिस्थिति है, समझा, और यहाँ की जनता पर पुरानी सभ्यता को थोपने का प्रयास नहीं किया। यानी देखें तो अभी ये अच्छा काम शुरू करने जा रहा है कि लोगों के ऊपर उस पुरानी सभ्यता को थोपने का प्रयास नहीं किया। ऐसा लग रहा है कि ये आगे चल के शायद कोई अच्छा काम
करे, क्योंकि पुरानी सभ्यता को थोड़े देर के लिए छोड़ने का प्रयास कर रहा है। इसने प्रतिक्रियावादी तथा सुधारवादी शक्तियों के मध्य सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया। तो अब यहाँ पे सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया तो इसका क्या असर पड़ेगा इसके बारे में देखेंगे। तो 2 जून 1814 ईस्वी सम्राट की ओर से संवैधानिक घोषणा पत्र जारी किए गए, जो 1848 ईस्वी तक फ्रांस में चलते रहे। तो फिर इसका फैसला क्या हुआ कि चार्ल्स 10 के शासनकाल में इसमें कुछ परिवर्तन किए गए, परंतु इसका परिणाम 1830 की क्रांति के रूप में सामने आ गया। यानी अब यहाँ पे गौर कीजिएगा, थोड़ा सा पीछे ले चलेंगे आपको कि लुई 18वां प्रयास किया, लेकिन इसके बाद जब जो वहाँ का सम्राट था उसने 2 जून 1814 को एक घोषणा पत्र जारी किया था। ये कब का बात है? तो ये वियना सम्मेलन के पहले का बात है। अब वो चला था 1848 ईस्वी तक, लेकिन बीच में ही चार्ल्स 10 के शासनकाल में चार्ल्स 10 जब आया तो इसमें बदलने का प्रयास करने लगा। एक शासक जो एक अच्छा नियम बना के गया है उसको बदलने में बहुत मेहनत लगता है। ऐसे ही कोई भी छोटे मोटे शासक आकर के उसको बदलना चाहेंगे तो उनके खिलाफ विद्रोह होने लगेगा, क्रांति फैलने लगेगा। वही काम हुआ कि चार्ल्स 10 के शासनकाल में इसमें कुछ परिवर्तन किए गए, परंतु इसका परिणाम क्या मिला कि 1830 की क्रांति हो गई और फिर यहीं से लड़ाई का प्रक्रिया चालू हो जाएगा। परिणाम ये मिलेगा कि यहीं से इटली और फ्रांस के एकीकरण का कहानी कंप्लीट होगा। तो आगे के बारे में हम बात करेंगे इसके भाग 2 के बारे में। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा और फटाफट बता दीजिएगा कि यहाँ पे लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन दिया जा रहा है हर सब्जेक्ट का, और आने वाले समय में क्रैश कोर्स को भी फ्री कराया जाएगा। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों क्लास चलता है। अगर आप लोगों को ऑफलाइन भी ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन में जो नंबर है उस पर कॉल करके आप लोग संपर्क कर सकते हैं। बहुत ही कम फी में यहाँ पे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों व्यवस्था दिया गया है। ऑनलाइन बिल्कुल फ्री है, ऑफलाइन में बिल्कुल कम फी पे यहाँ पे तैयारी कराया जाता है। अगर किसी भी प्रकार का और डाउट है तो आप लोग कांटेक्ट करने का प्रयास कीजिएगा। मिलते हैं इस वीडियो के भाग 2 के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।